नमस्कार दोस्तों। द हिंदू के डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। वर्ड का उन व्यक्तियों को इंक्लूड नहीं किया गया है जिनकी एज 18 से नीचे है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टिंग वुमेन है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इंक्लूड नहीं किया गया है। और जो भी एलर्जिक पर्सन हैं, जो वैक्सीन टीका के प्रति जो एलर्जी के प्रति संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, उनको इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 16 जनवरी 2021 स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, 54 हेल्थ इन यूपी अंडर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस। उत्तर प्रदेश में जो कन्वर्जन ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके अकॉर्डिंग 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जो यूपी गवर्नमेंट आखिर जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस क्या है? अध्यादेश जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जब ये सत्र में सीजन में नहीं होते हैं तो यदि कोई कानून की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में राज्यों में राज्यपाल और सेंट्रल में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और राज्यपाल 213 के तहत ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो जो ये अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस में कोई यदि रिलीजन चेंज करने के इंटेंशन से यदि वह मैरिज करता है तो ऐसे में उसको इलीगल करार दिया जाएगा। और जो ये इंटरफेथ मैरिज होती हैं, ये कपल जब इंटरफेथ मैरिज करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले ही ये नोटिस देना होता है, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पुलिस जांच करता है। तो इसी ऑर्डिनेंस के कारण उत्तर प्रदेश में 54 लोगों को अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट, नेपाल राइस काला पानी बाउंड्री इश्यू विद इंडिया। नेपाल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रदीप कुमार ग्वाली ये जॉइंट कमीशन मीटिंग को अटेंड करने इंडिया आए। तो इस दौरान इन्होंने जो नेपाल और इंडिया के बीच डिस्प्यूटेड एरिया हैं उन मुद्दों को उठाया। तो उनमें जो एक मुद्दा है सुस्ता, जो सुस्ता है यह जो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है वहाँ पर यह स्थित है। और आज की डेट में जो सुस्ता है वह इंडिया के कंट्रोल में है। तो इस सुस्ता एरिया को नेपाल के द्वारा अपना बताया जाता है। नेपाल इसे जो नेपाल का लुम्बिनी स्टेट है, लुम्बिनी स्टेट का एक हिस्सा मानता है। और तो जो सुस्ता एरिया है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और नेपाल इसे अपने लुम्बिनी प्रांत में पश्चिमी नवल परासी के जिले के तहत इस पर दावा ठोक रहा है। और जो यह सुस्ता एरिया है यह गंडक नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दूसरा है काला पानी। काला पानी बहुत चर्चे में रहा। यह उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ वाले ज़िले में है। जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से 370 को रिमूव किया तो उस दौरान सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का नया मैप इशू कर दिया। तो इस नए मैप के अकॉर्डिंग जो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू धुरिया हैं ये अपने मैप में शो किया। लेकिन नेपाल जो है काला पानी, लिम्पू धुरिया और लेपू लेक को एक अपना हिस्सा बता रहा है।
तो काला पानी, लिम्पुदुरिया और लिपुलेख ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। तो नेपाल जो है यह भारत के उत्तर में सिचुएटेड है। इसकी राजधानी काठमांडू है और यह भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से इसकी जो बॉर्डर है वो टच करता है। नेक्स्ट, आफ्टर यूएसए रसिया पुल्स आउट ओपन स्काई टीटी। यूएसए के इस टीटी से निकलने के पश्चात रसिया ने भी इस टीटी से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। तो जो ओपन स्काई टीटी है, इस टीटी के तहत जो भी इसके सदस्य देश हैं तो वो सदस्य देश एक दूसरे की सीमा के अंदर गैर हथियार बंद विमानों को, यानी एक दूसरे देश के जो सैन्य ठिकाने हैं उनकी निगरानी की ये ट्रीटी सुविधा प्रदान करती है। तो जो यह ट्रीटी है, संधि, इसे मार्च 1992 में इसे फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में इसे साइन किया गया था और यह 2002 में इम्प्लीमेंट हो गई। जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस ट्रीटी से अपने आप को यह कहते हुए बाहर कर लिया कि जो रसिया है इसका बार बार उल्लंघन करता है। फिर जनवरी 2021 में, आज की डेट में, रसिया ने भी अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर निकलने का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि रसिया के द्वारा बताया जाता है कि यह जो ओनली अनआर्म्ड सर्विलांस को ही इजाज़त देता है, तो इसलिए यह अपने आप को बाहर कर लिया है। नेक्स्ट है फिजी विंस प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन राइट्स बॉडी। फिजी के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ह्यूमन राइट काउंसिल बॉडी है उसके लिए इलेक्ट हुआ है। तो ये जो नजहत समीम है, नजहत समीम को मानवाधिकार परिषद के लिए इलेक्ट किया गया है 2021 के लिए। तो यूएन की जो मानवाधिकार परिषद है उसके लिए 2020 के लिए किस देश के लिए को इलेक्ट किया गया है, तो वो है फिजी। कौन है? नजहत समीम को इलेक्ट किया गया है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स यूएन की जो यूएचआरसी बॉडी है, यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएन की एक बॉडी है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि यह ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार को यह प्रमोट करता है, वह उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मानवाधिकार से मुद्दे आते हैं तो उनको प्रोटेक्शन कौन देता है? तो यही यूएन का जो बॉडी है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो यूएचआरसी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो स्थापना है, यह 5 मार्च 2006 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आज की डेट में यूएनएचआरसी के 47 मेंबर हैं। इन 47 मेंबर्स में अफ्रीका से 13, एशिया पैसिफिक रीजन से 13 और जो पूर्वी यूरोपियन कंट्री हैं उनसे 6, वेस्टर्न यूरोपियन से 7 और लैटिन अमेरिकन व कैरेबियन कंट्री से 8 सदस्यों को इलेक्ट किया जाता है। तो जो नया देश इसकी प्रेसिडेंसी अध्यक्षता करेगा तो वो है फिजी। नेक्स्ट है आर्मी इंक्स $20 मिलियन डील विद आइडिया फोर्ज फॉर
अनमाइंड एरियल व्हीकल। आर्मी ने $20 मिलियन की आइडिया फोर्ज के साथ डील की है। किसके लिए? जो अनमाइंड एरियल व्हीकल हैं। ये अनमाइंड एरियल व्हीकल क्या होते हैं? ये ड्रोन होते हैं जो कि ये प्रॉपर कहीं पर यदि कोई सर्विलांस वगैरह करना है, ये वॉचडॉग की तरीके से कार्य करते हैं। इनमें कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इनको कंडक्ट किया जाता है। तो आर्मी ने किसके साथ डील की है? तो $20 मिलियन की आइडियल फोर्ज के साथ डील की है। किसके लिए? अनमाइंड एरियल व्हीकल के लिए। अनमाइंड एरियल व्हीकल का यूज़ सर्विलांस करने के लिए किया जाता है। और यह जो अनमाइंड एरियल व्हीकल है, यह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसे डेवलप किया गया है। ये एडिटोरियल सेक्शन है। तो इस सेक्शन में जो पहला एडिटोरियल्स है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये इसके बारे में है। तो आखिर ये चर्चे में क्यों आया? एक मुस्लिम वुमेन ने एक हिंदू कपल के साथ विवाह किया था। तो उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि जो उसकी प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हुआ है। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, 1954, इस एक्ट के तहत इसका जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 के अनुसार कोई भी यदि कोई इंटरफेथ कपल, जो भी कपल है, यदि वह इंटरफेथ मैरिज करता है, अंतर जातीय विवाह, तो उससे 30 दिन पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट का मैरिज ऑफिसर होगा उसको नोटिस देना होगा। और इसी का सेक्शन जो 6 है, सेक्शन 6 के अनुसार जो नोटिस इसके द्वारा दिया गया है तो वो पब्लिक कर सकता है, जो भी मैरिज डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर है। और सेक्शन 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग यानी जो पब्लिक है, इस नोटिस पर वह अपनी ऑब्जेक्शन दे सकता है, आपत्ति कर सकता है। तो जो मुस्लिम महिला थी, उस मुस्लिम महिला के द्वारा जो कोर्ट में पिटीशन डाली गई, तो उसी का कोर्ट ने रिव्यू किया, समीक्षा की इस मैरिज एक्ट 1954 के तहत। तो जो भी ये बाउंडेशन है इंटरफेथ मैरिज करने के, उसमें सेक्शन 5, 6, 7, इसको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इंटरफेथ कपल को ऑप्शनल बना दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह जो डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर है उसको नोटिस दे या ना दे, उसकी मर्जी है। आखिर क्यों? क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, यानी के पुट्टा स्वामी केस निकल कर आए। तो के पुट्टा स्वामी में केस में जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 को निजता का अधिकार यानी जो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स करार दिया गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये प्राइवेसी के इशू है, यानी कोई भी अपनी प्राइवेसी को पब्लिश करे या ना करे, इस जो मैरिज एक्ट सेक्शन 5, 6 है तो वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। तो यही है इस आर्टिकल के बारे में जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। तो यानी जो हर व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का अपना लाइफ पार्टनर यानी मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार है, बिना किसी स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर
के इंटरफेरेंस से कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ पार्टनर चुन सकता है। यह आर्टिकल 21 के तहत उसे मौलिक अधिकार प्रदान है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिनके एक ही कार्यकाल में 2 बार इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया गया है। तो क्वेश्चन, वर्ल्ड के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन पर उनके एक ही कार्यकाल में 2 बार इम्पीचमेंट लाया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए में किस तरीके से कोई भी प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है? तो वहाँ पर जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट को, संसद यानी पार्लियामेंट में एक राज्यसभा और एक लोकसभा होती है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यूएसए की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। और जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जिसे निचला सदन, जैसे अपने यहाँ लोकसभा, तो यूएसए में वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरी सीनेट, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा वैसे वहाँ पर सीनेट होती है। तो यदि किसी प्रेसिडेंट पर यूएसए में इम्पीचमेंट लाया जाता है तो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसे लाया जाता है, और फिर यहाँ पर जब मामला फाइनल हो जाता है तो उसके पश्चात सीनेट में जाता है, और सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट इम्पोज हो जाता है और इसे रिमूव कर दिया जाता है। और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग, यदि किसी प्रेसिडेंट को हटाना है, उसका इम्पीचमेंट करना है, महाभियोग लगाना है, तो आर्टिकल 61 का प्रयोग करते हुए इम्पीचमेंट लगाते हैं। और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। तो यदि भारत में किसी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया गया है तो उसे पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। और आरोपों, जो भी उस पर आरोप लगे हैं, आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करने होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। जिस सदन में इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है वहाँ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, महाभियोग लाने के 14 दिन पहले उसे सूचित करना पड़ेगा, उसे नोटिस देना पड़ेगा। यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात, अब यहाँ पर 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो इसे अगले सदन में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आरोपों की जांच की जाती है। यह दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो प्रस्ताव 2/3 से पास कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो इंडिया में इस तरीके से इम्पीचमेंट लाया जाता है, यानी दोनों सदनों में से, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी इम्पीचमेंट मोशन यानी जो भी महाभियोग प्रस्ताव है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उस पर लगाया जाता है। चाहे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जहाँ भी प्रस्ताव लाया जाता है वहाँ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। और फिर यदि जिस सदन में लाया गया उस सदन में 2/3 बहुमत से
पारित कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट सदन में भेजा जाता है जहां पर आरोपों की जांच की जाती है, दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। तो ये रहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।